ठीक है, आज हम देखने वाले हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मतलब हमारे माइंड का जो है बॉडी के साथ कैसा रिलेशन है और हमारी बॉडी का माइंड के साथ, माइंड का बॉडी के साथ और बॉडी का माइंड के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट करके ही वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि आप माइंड को निकाल के अलग रख दो तो आपकी बॉडी काम करते रहेगी, तो दोनों का उसमें कोऑर्डिनेशन पार्टिसिपेट इक्वली होना जरूरी है। चाहे तो हम एक यदि लें तो काम नहीं बनने वाला है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन होना उसमें ज़रूरी है। तो किस तरीके से अभी तक के लेक्चर हमने यहाँ पर सीखा कि भाई साइकोलॉजी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, बिहेवियर एंड हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, और व्हाट इज़ द फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर थे जो कि इसको अफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, कल के लेक्चर हमने समझा था कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमको अफेक्ट कर रहे थे। फैक्टर अफेक्टिंग बताएगा तीनों में से कोई, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। सॉरी। ये बॉडी केमिस्ट्री के अंदर था, केमिकल लेवल पर। आप बताओ कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बिहेवियर पर अफेक्ट पड़ता है। आप बताओ। और कितना इजी था, कितनी बार समझाया था कल। सोशल फैक्टर हो गया हमारा, साइकोलॉजिकल हो गया, स्कूल हो गया, हमारा घर का एनवायरनमेंट हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, कहाँ पे रह रहे हैं, क्या है उसमें, इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ सही नहीं है ना। कैसी हमारा फैमिली का बैकग्राउंड है, हम किस कल्चर से आ रहे हैं, हमारा है ना फैमिली न्यूक्लियर है, हमारी सेपरेट फैमिली है, और सोसाइटी में हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है कि नहीं, कौन सी संस्कृति से हैं, कौन से धर्म से हैं, क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, किस जगह पर रह रहे हैं। तो उसमें इतना डिफ़िकल्ट क्या है सब कुछ इजी तो था। बायोलॉजिकल में हमारी जो बायोलॉजिकल लेवल पर कोई भी डिसीज़ हो रही है, हार्मोनल अंदर चेंजेस हो रहा है, तो उसका बिहेवियर पे कैसा अफेक्ट हो रहा है। अब तुमको सर दर्द होगा, तुम्हारा काम में मन लगेगा क्या, या किसी के साथ अच्छे से बात करोगे क्या, नहीं करोगे। तो ये बॉडी का सीधा अफेक्ट पड़ रहा है। उसका हमारी फिजिक्स, बॉडी आपकी कैसी है, पतले हो, ज़्यादा बीमार हो या ठीक ठाक फिट फाट हो, तो वर्किंग में भी मन लगेगा, बिहेवियर भी अच्छा रहेगा। यदि बॉडी ज़्यादा थिन होगी, बीमार रहोगे, तो कहाँ से बिहेवियर अच्छा होने वाला है। उसके बाद आता है बॉडी केमिस्ट्री, हमने केमिकल लेवल पर देखा था क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सब। उसके बाद स्कूल था हमारा, होम था, सोसाइटी, इतना तो है उसमें, और क्या एडवांस है। वैसे ही बता सकते हो मन से कौन कौन से फैक्टर है जो बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, बिहेवियर को हमारे। स्कूल हो गया, होम हो गया, हमारा फैमिली हो गई, हमारी फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंडशिप सर्कल, कौन सी सोसाइटी में हम रह रहे हैं, कौन से धर्म कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं। यही चीज़ें तो बिहेवियर अफेक्ट करेगी ना, कि कुछ और अलग से है उसमें। तो अपने खुद से दिमाग से भी लगा कर लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि उसको नहीं पढ़ा या रटा नहीं तो सर हम बता नहीं सकते। तो वैसे भी बता सकते हो मन से, उसमें कुछ इतना एडवांस तो कुछ है ही नहीं है। बायोलॉजिकल मतलब अपनी रिलेटेड बॉडी से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, हमारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, डिफॉर्मिटी हो गई, हम बीमार हो गए, तो क्या नॉर्मल बिहेवियर होगा क्या हमारा, नहीं होगा। वो सिंपल सी बात है। उसका बॉडी फिजिक्स था हमारा, बॉडी केमिस्ट्री था। अदर फैक्टर हमने यहाँ पर देखा था, हमारे इंटेलिजेंस लेवल हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, कोई साइकेट्रिक डिसीज़ भी हो गई तब भी हम नॉर्मल बिहेवियर नहीं रहेगा। अब इसके अलावा तो और कुछ इजी तो और कुछ है ही नहीं ना, मतलब एकदम इजी था उसमें, और कैसे समझाएं फिर। कहाँ दिक्कत आ रही है कुछ आप बताओ। पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है, या पढ़ाने में मेरा तरीका गलत हो रहा है कुछ, क्यों भूमि, कहाँ दिक्कत आ रही है, या खुद ही नहीं पढ़ रहे हो। चलो आज हमारा
स्ट्रक्चर हेलो, मैं लेक्चर ले रहा था सर अभी। हाँ हाँ हाँ, ठीक, इधर ही। हाँ, और इंस्टीट्यूट में भी आता हूँ इसलिए। ठीक। हाँ, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड देखेंगे, डायनामिक ऑफ माइंड एंड टोपोग्राफी ऑफ माइंड। तो अभी तक के लेक्चर हमने यहाँ पर सीखा कि साइकोलॉजी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, ह्यूमन बिहेवियर हमारा क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है। कल के लेक्चर में हमने फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर और हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसे डिसाइड होता है उसके बारे में हमने समझा था। इस चीज़ से हम अभी तक अवेयर हो गए। नाउ हम आज देखने वाले हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप। The definition of psychology says it is the study of behavior and various mental process such as motivation, perception, thinking, emotion, judgment, knowledge and many more. साइकोलॉजी का डेफिनेशन कहता है कि हम यहाँ पर वेरियस मेंटल प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे मोटिवेशन हो गया, परसेप्शन हो गया, थिंकिंग हो गया, लर्निंग हो गया, जजमेंट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे आने वाले टॉपिक में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। पार्टिकुलर एक एक मोटिवेशन क्या है, इमोशन क्या है, थिंकिंग क्या है, उसके बारे में भी समझेंगे। अभी पर समझने के लिए इसको बता रहा हूँ। आर दिस समथिंग लिंक विद माइंड, वेयर इज माइंड देन कैन बी सी इट इज माइंड और ब्रेन वाइस। अब यहाँ पर क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है साइंटिस्ट के लिए। भाई ब्रेन क्या है, माइंड क्या है। ठीक है, माइंड हमको दिखाई नहीं देता है, हम उसको एक मन बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, और इंटेलेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, बुद्धि, हमारा डिसाइड करने की कैपेसिटी। तो माइंड हमको अभी तक इस चीज़ को साइंटिस्ट भी पूरी तरीके से प्रूव नहीं कर पाए। हमारी आत्मा हो गया, मन हो गया, इस चीज़ को, क्योंकि अभी तक कर लेते तो वो लोगों को मरने भी नहीं देते, है ना। तो आगे जा रही है साइंस हमारी एडवांस, पर अभी तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। कुछ लोगों की बॉडी को अभी तक भी उन्होंने फॉर्मेलिन और केमिकल में रखा है, ताकि बाद में जैसे माइकल जैक्सन था तो उसकी बॉडी को रख के रखा है। कभी हो सकता है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि इसके अंदर हम जान डाल दें, आत्मा डाल दें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है टेक्निकल तौर पर। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद आता है हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। तो ये टर्म को अभी तक मतलब पूरी तरीके से साइंटिस्ट भी कंसीडर नहीं कर पाए। फिलोसफिकल में इसको हमने क्या बोला, साइकी को ही माइंड बताया गया है। माइंड हमारा इन्होंने बताया कि स्टडी करना हमारी किसको, आत्मा की स्टडी करना, मन की स्टडी करना, तो हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं। पर साइंस आया तो साइंस इस चीज़ को मानता नहीं है। जो चीज़ मतलब प्रैक्टिकल तौर पर पॉसिबल नहीं है, उसका हम लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, वो चीज़ हमें फिजिकल लेवल पर देख नहीं सकती, हम उसे टच नहीं कर सकते। तो उसको क्या किया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो फिर इन्होंने अपना डेफिनेशन बताया कि भाई ब्रेन होता है आपका स्टडी करना, उसके अंदर आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गए, साइकोलॉजिकल जैसे कि आपका फीलिंग हो गया, इमोशन हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट इंक्लूड विच कनेक्टेड विद द पार्ट ऑफ बॉडी लाइक मसल्स, टेंडेंस एंड ऑर्गन। ऑर्गेनिक लेवल पर आपके मसल्स हो गया, टेंडेंस हो गया और ऑर्गन्स हो गए। मसल्स जो आपकी मस्कुलर स्ट्रक्चर है, टेंडन इधर यहाँ पर टच करोगे, टाइट टाइट तार जैसा होता है, ये होता है हमारा टेंडोन। उसके बाद लिगामेंट होते हैं, रस्सियाँ होती है जो जॉइंट को जोड़ने का काम करती है, धागे। तो ये सब आ जाता है। वो ऑर्गन हमारे इंटरनल ऑर्गन है। एंड माइंड मोस्ट ऑफ द वुड इक्वेट विद द ब्रेन। अब कुछ लोगों ने बताया कि माइंड और ब्रेन इक्वल है, एक ही चीज़ है। ठीक है, इन्होंने इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं दिया। एंड दिस इज पार्शियली करेक्ट, कुछ हद तक इसको करेक्ट भी बताया कुछ साइंटिस्ट ने। बट इन मोर क्लियर टर्म द माइंड रेफर टू साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नॉट ए फिजियोलॉजिकल वन। अब कुछ लोगों ने बताया कि माइंड जो है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, वो फिजिकल लेवल पर प्रेजेंट नहीं है, वो हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बट नॉट एन फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसका कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। करंट नॉलेज सो दैट द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन आवर एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है इसकी एक्सपीरियंस करने के लिए। और फिजिकल, हमारा ब्रेन फिजिकल लेवल पर आप इसको देख सकते हो, आप इसको टच कर सकते हो, ऑब्स्ट्रैक्ट लेवल पर ये प्रेजेंट होता है। माइंड जो है वो आपका नहीं होता है। तो माइंड और ब्रेन के बीच कुछ अभी तक जस्टिफाई प्रॉपर तरीके से इसको किया नहीं है। टू आर कनेक्टेड और इवन फंडामेंटली
द मेंटल सेम बट देयर स्पेसिफिक रिलेशनशिप इज़ नॉट क्लियर। कुछ लोगों ने उसको सेम बताया पर उसका स्पेसिफिक रिलेशन, स्पेसिफिक फंक्शन अभी तक उसको क्लियर नहीं कर पाए हैं, और वो मुझे लगता है होगा भी नहीं, है ना, क्योंकि इस चीज़ पे प्रैक्टिकल करना वो पॉसिबल है नहीं है। आत्मा को आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो साइंस के हिसाब से बैठ जाओ सभी उसको प्रैक्टिकल तौर पे साइंस के हिसाब से उसको नहीं कर सकती, क्योंकि यदि साइंस इतने आगे पहुंच जाएगी तो फिर लोगों को मरने नहीं देगी, और ऐसा होने लगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इतना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती है। फिर अभी हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। यहाँ पर अभी हमने बॉडी माइंड रिलेशन समझा। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड हमारा बॉडी माइंड रिलेशनशिप में वही है कि जो हमारी बॉडी के लेवल पर जो कुछ भी डिफॉर्मिटीज़ हो रही है तो वो हमारा माइंड उस समय कैसा रिएक्ट कर रहा है, और जो हमारे माइंड के लेवल पर कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो वो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, और दोनों का कॉम्बिनेशन करके ही किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। फिर नेचर ऑफ माइंड के अंदर हमारा सिगमंड फ्रॉइड साइंटिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर अपना थ्योरी दिया है। फर्स्ट उन्होंने बताया टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड, SIGMUND FRIEUD सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट टॉपिकली, सेकंड डायनामिक। इधर लिखा है टोपोग्राफी एंड बी डायनामिक। टोपोग्राफी मतलब कि जो फिजिकल लेवल पर होता है वो चीज़ें, इसके बारे में इन्होंने बताया, उस पर स्टडी किया। डायनामिक मतलब चेंज हो सकता है हमारा माइंड किस तरीके से, उसके बारे में इसके अंदर इन्होंने बताया। फिर इसको इन्होंने डायनामिक में फर्दर सब डिवाइड किया, टोपोग्राफी में भी सब डिविज़न है। तो फर्स्ट इन्होंने स्ट्रक्चर दिया टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग। टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग इन्होंने माइंड के 3 लेवल यहाँ पर बताए हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस, देन अनकॉन्शियस। ये किसने बताया? सिगमंड फ्रॉइड ने। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस से पहले वाली स्टेज प्री कॉन्शियस, उसके बाद अनकॉन्शियस। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। कॉन्शियस लेवल इट रिलेट टू द अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल्स टू एनवायरनमेंट फंक्शन व्हेन एन इंडिविजुअल इज अवेक इट इज़ कंसर्न विद द थॉट, फीलिंग एंड सेंसेशन। कॉन्शियस लेवल वो होता है जो आपके आइट साइड में जो चीज़ें हैं, सराउंडिंग में जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही है आप उस चीज़ से अवेयर हो, जैसे कि मोबाइल है, ये फ़ैन है, ये टीचर है पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ों से आप एक अवेयर है चीज़ों से लेकर के, ये क्या होता है? एक कॉन्शियस लेवल होता है। उसी के साथ साथ आपके थॉट्स हो गए, फीलिंग हो गई और सेंसेशन, थॉट, फीलिंग और सेंसेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर यदि हैं तो आप किस एक कॉन्शियस लेवल पर हो, आप पूरी तरीके से जागरूक लेवल पर हो। ठीक है, जो कॉन्शियस पेशेंट है, कॉन्शियस पर्सन है, वो सोच सकता है, उसके अंदर फीलिंग हो सकती है, उसके अंदर सेंसेशन हो सकता है। आप उसको पिन चुबाओगे तो उसको दर्द होगा, पेन होगा, पर जो अनकॉन्शियस है उसको पिन भी चुबा दोगे, तलवार भी मार दोगे, तो बंदूक मार दोगे, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये होता है हमारा कॉन्शियस लेवल, आइट साइड की चीज़ों से, सराउंडिंग से हो। कौन कौन कॉन्शियस है? हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ भाई। किसी को डाउट है क्या अनकॉन्शियस है हम? हाँ, फिर उसमें भी कंजूसी कर रहे हो। चलो भाई, तो कॉन्शियस लेवल पर हो आप तो कॉन्शियस रहो, एक्टिव रहो, लेक्चर में पूरी तरीके से अटेंड करो। कॉन्शियस लेवल का मीनिंग यही है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आज के लेक्चर में क्या सिखाया, कल पूछ रहा हूँ तो वो आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्री कॉन्शियस लेवल।
ये सबसे अच्छा पार्ट हमारा प्री कॉन्शियस। कॉन्शियस से भी अच्छा माना जाता है हमारे प्री कॉन्शियस को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारे आइडियाज़ हो गए, मेमोरी हो गई, थॉट हो गए, वो स्टोर होते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे साथ कोई इवेंट हुआ और आज से 10 साल पहले हुआ होगा, पर हमको आज भी वो डेट और वो पूरा इमेज याद है। जैसे ही हम रिमाइंड करते हैं वो हमारे माइंड में विथ इमेज आ जाता है ना। तो ये क्या होता है, वो प्री कॉन्शियस स्टेज में जा कर के स्टोर हो जाता है हमारी। जैसे मोबाइल की मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, रैम रोम होती है, ऐसे ये जाता है हमारी रैम में जा कर के स्टोरेज हो जाता है। और हम फिर कभी उसके बारे में थॉट सोचते हैं तो वो हमारे दिमाग में विथ इमेज आ जाता है। और कुछ चीज़ ऐसी होती है, मैंने कल सिखाया और आज आप भूल जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। जब आप चीज़ों को एक इमेजिन करके रिलेट करके पढ़ते हो तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है। जैसे हमारे टीचर ने अभी आने वाले में आएगा, आज की लेक्चर बताऊंगा, तो वो एग्जाम्पल दे के दिया था, हमको सिखाया था, तो वो आज भी याद है। हमने 2016 में पास किया था, तो आज भी याद है। वो 5-7 साल हो गए कि भाई कैसे काम करता है, क्या होता है। तो इमेजिन करके हम वो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें याद रह जाती है। ऑडियो विजुअल सब हमारा सेंस काम करता है। तो जैसे बर्थडे पार्टी हो गया, कोई इवेंट हो गया, जैसे 26/11 का ताज हमला सभी को याद है, ठीक है, टेररिस्ट अटैक हुआ था विद डेट और टाइम। तो ऐसी चीज़ें हमको याद रह जाती है। इसका देख लेते हैं। इट इज़ द डिस्क्राइब दैट पार्ट ऑफ माइंड इन विच आइडियाज एंड रिएक्शन आर स्टोर्ड एंड पार्शियली फॉरगॉटन। मतलब पूरी तरीके से स्टोर नहीं हो सकता, पार्शियली आप उस चीज़ को फॉरगॉट भी कर सकते हो, आप उसको भूल भी सकते हो। इट कंप्राइज those mental event and process that are capable being thought into conscious aware by the act of focusing attention। जब आप ये क्या करते हो, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पर चला जाता है, फिर आप उस पर थोड़ा सा विचार करते हो, सोचने की कोशिश करते हो, तो बाद में ये आपके थॉट आके कॉन्शियस लेवल पर प्रेजेंट में आपके आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस सबको पता है, इट इज़ द लेवल ऑफ माइंड वेयर मेंटल content and processes kept out of unconscious awareness, for example by using repression, a type of ego defense mechanism। अनकॉन्शियस आपके आइट साइड की सराउंडिंग चीज़ों से आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो। जैसे मैंने आपको भी बताया, आपको ना फीलिंग आ रहा है, ना थॉट, ना पेन, कुछ भी आपको सेंसेशन नहीं हो रहा। ये स्टेज होती है आपके अनकॉन्शियस लेवल पर। और एक और स्टेज आती है जिसमें आपका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। जैसे कई बार कोई हमसे कुछ बोल रहा है, तो उसने ऐसा कुछ बोल दिया, फिर हम उसको बोलते हैं कि यार तू होश में तो है, जैसी बात कर रहा है, बोले होश में तो है, ऐसा करके हम बोलते हैं ना। तो वो एक अनकॉन्शियस लेवल की एक स्टेज होती है, उसके बारे में भी समझेंगे। इतना बेसिक समझ आया, अभी तक क्लियर है इतना पार्ट? ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, डायनामिक ऑफ माइंड। इतना समझ आया सबको? नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है डायनामिक ऑफ माइंड। ये और भी अच्छा है और भी इंटरेस्टिंग है। The most important ideas was that human psyche, mind, personality has more than one aspect. Fruit show the psyche structure into 3 parts. Example, tripartite, the ego, superego, ID are developing at different stages of our life। इसमें क्या होता है, यहाँ पर 3 स्टेज दिखाई गई हमारी लाइफ की, ID, ईगो और सुपर ईगो। ID और आप इसे इध भी बोल सकते हो, ईगो और सुपर ईगो। आईडी क्या होता है, हमारी प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर बुक के हिसाब से भी समझ लेंगे। आईडी में क्या होता है, ये हमारी एक तो जेनेटिक भी डेवलप हो सकती है, और एक हमारी अर्ली एज, जब जैसे हमारे जन्म हुआ बच्चे का अप्रोक्स 2 ईयर तक ये डेवलप हो जाती है। ज़्यादातर हमको जो आईडी देखने को मिलती है, एड देखने को मिलती है, वो किस में मिलती है, हमारे छोटे बच्चों में। जैसे कि इसको मान के चलते हैं कि जिद, वो चीज़ मतलब मुझे
चाहिए तो चाहिए, उसके पीछे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई उसकी यूजेस है नहीं है, उसका सिचुएशन क्या है, रियलिटी क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। वो चाहे फिर लीगल तरीके से हो, इलीगल तरीके से हो, मतलब एक बार जो बोल दिया वो होना तो होना। ऐसे इसमें आप अपनी पर्सनैलिटी भी समझोगे कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो ऐसा देखा होगा कोई को भाई उसने बोल दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, फिर आप चोरी करो, डाका डालो, कहीं से भी लेके आओ, कुछ भी करो, वो रियलिटी से कोई मतलब नहीं, उसका किस यूजेस है, बाद में नहीं है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है, कौन सी चीज़ है, उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, होना तो होना। ये आ जाता है कि इसमें हमारे आईडी में, ठीक है। आईडी क्या ज़्यादातर हमको किसमें देखने को मिलता है, हमारे 2 साल से छोटे बच्चे में। जैसे बच्चे ने कोई खिलौना देख लिया और वो रोने लगा कि मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, पापा के पास पैसे हैं नहीं है, किस जगह पे है, कौन सी सिचुएशन है, उसे उससे कोई मतलब नहीं, जब तक उसको वो नहीं मिलेगा तब तक वो रोता रहेगा। और जैसे ही वो चीज़ हमको क्या हो गई, रिसीव हो गई, हमको वो चीज़ मिल गई, तो वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक सेटिस्फैक्शन के लिए, इंस्टेंट प्लेजर के लिए वो चीज़ हमको चाहिए। जैसे किसी को दारू पीने की हैबिट है, किसी को सिगरेट की है, तो उसके पास पैसे नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी करेगा, पर वो चीज़ उसको चाहिए, और जैसे ही वो उस चीज़ को मिल जाती तो उसको इंस्टेंट प्लेजर आ जाता है, कुछ समय के लिए वो हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है। जैसे बच्चा रो रहा है, हम रास्ते से कहीं जा रहे हैं, उसने बोला कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तब तक आप उसको नहीं दोगे तब तक वो रोता रहेगा, आपको उसको लेके देना पड़ेगा, जैसे ही उसको मिल जाएगा वो प्लेजर हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आईडी के अंदर आ जाता है। ये हमारे एक अनकॉन्शियस का पार्ट मानते हैं इसको, क्यों, क्योंकि कॉन्शियस माइंड रहता है वो चीज़ों से अवेयर है कि भाई ये चीज़ मेरे कोई काम की नहीं है, अभी हमारा सिचुएशन क्या चल रहा है, किस जगह पे हैं हम, और वो चीज़ मांग ही रहे। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपको घर में आपको पापा से मोबाइल चाहिए या कोई आपकी स्कूटी चाहिए, तो आपने बोला कि नहीं पापा मुझे चाहिए तो चाहिए, बस इतनी डेट को इतने टाइम पे चाहिए, है ना। तो ये आता है आपके आईडी के अंदर, आपके घर में पैसा है नहीं है, पापा का सिचुएशन क्या है, क्या कंडीशन चल रहा है, पर आपको चाहिए, चाहे चोरी करे पापा, चाहे लोन ले, चाहे कर्ज ले, पर आपको वो चीज़ चाहिए, तो ये क्या आ जाता है, आईडी के अंदर आ जाता है। ये ज़्यादातर कब तक की एज में मिलता है हमको, 3 से 5 साल, 3 साल तक की में ज़्यादा मिलता है, 5 में थोड़े से समझदार हो जाते हैं बच्चे। उसके बाद फिर इसको रियलिटी से, लॉजिक से कोई किसी तरीके से मतलब नहीं है, एक इच्छा होती है, एक विश होती है अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए। उसके बाद आता है ईगो। ईगो जो है ये दोनों के बीच की स्टेज है, सुपर ईगो और ईगो के। तो पहले हम सुपर ईगो समझ लेते हैं, सुपर ईगो क्या होता है। सुपर ईगो ये होता है, सुपर ईगो मतलब कि जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया कि भाई आपने बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए तो चाहिए, स्कूटी चाहिए तो चाहिए, मोबाइल चाहिए तो चाहिए, तो सुपर ईगो में क्या करते हैं वो चीज़ें अपने, जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे काम की नहीं है, अभी हमारे पास पैसा भी नहीं और हमारा सिचुएशन घर का ठीक नहीं चल रहा है, तो ये चीज़ हमको नहीं लेना, कोई इसका ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो चीज़ें हम उससे ये भी काम चला सकते हैं। या मोबाइल मेरे पास 5,000 का है तो हम 5,000 से ही काम चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि नया कोई फ़ोन आया 30,000 का 5G तो हमको वही चाहिए। तो उसने क्या किया, मना कर दिया। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम 2 बच्चे से, तो उसने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं पापा ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो ये आ जाता है हमारे सुपर ईगो, मतलब एक ये थोड़ा इमेच्योर है पूरी तरीके से, ये थोड़ा सा और समझदार है, और जो थर्ड वाला लेवल ये अच्छा समझदार पर्सन है, मैच्योर पर्सन है। तो ये क्या बोलता है कि नहीं ये हमारे कोई काम की नहीं है, अभी इसका कोई यूजेस नहीं है, हम इस चीज़ को नहीं लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ईगो। ईगो क्या करता है, मतलब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है, इसको चाहिए तो वो चीज़। आपको कोई दिक्कत है क्या, इमोशन हो गई, थोड़ा बाहर चले जाओ, थोड़ा नहीं नहीं चल जाओ, बाहर चले जाओ। हाँ पानी वानी पी के आ जाओ, जाना तो चले जाओ बाहर, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोगों को वो चीज़ें समझ आएगी। ईगो में क्या होता है, ये क्या करता है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है। बीच का मतलब कि कैसे, जैसे भाई अभी कोई न्यू फ़ोन आया या हमको कोई गाड़ी चाहिए, है ना, तो हमने कहा कि भाई नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हम क्या करते हैं 1 लाख की गाड़ी नहीं लेके हम कोई सेकंड हैंड अभी 50,000 की गाड़ी ले लेते हैं, जिससे अभी हमारा काम चल जाएगा। तो इसके लिए हमको कर्ज लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी, लोन की ज़रूरत भी नहीं होगी, या कुछ समय के लिए हम बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं, लोकल से ट्रैवल कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बीच का रास्ता निकाला। चाहिए तो इनको भी था, जो चीज़ उनको आई, इनको भी एक सेटिस्फेक्शन चाहिए था, प्लेजर चाहिए थी, वो चीज़ इनको चाहिए थी, पर इन्होंने
इन्होंने क्या किया, इनको लीगल तरीके से अच्छे तरीके से लॉजिक पे काम करती है, रियलिटी पे काम करता है और रीजन पे काम करती है। और आईडी किसको, ना इसको कोई लॉजिक से मतलब, ना कोई इसको रीजन से मतलब, ना कोई कारण से मतलब, ना उसके यूजेस से मतलब, ये करता है बीच का रास्ता निकालता है। सुपर ईगो मतलब थोड़ा सा और समझदार, इसने तुरंत ही डिसाइड किया कि नहीं ये हमारे नॉर्म के खिलाफ है, हमारे रूल के खिलाफ, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। एक और अच्छा एग्जांपल लेंगे सुपर ईगो में। जैसे कि रास्ते से, सुनो ध्यान से, अभी 3 दोस्त जा रहे थे, किसी का भी एग्जांपल ले लो, 3 फ्रेंड जा रही थी, तो रास्ते में उन्हें एक आम का बगीचा दिखा जो कि अच्छे वहाँ पर आम लगे हुए थे, अच्छा फल रहा था, पक रहा था। तो एक दोस्त ने कहा कि नहीं मुझे अभी के अभी आम खाना है, आम कितना अच्छा है और हम आम अभी लेकर के ही रहेंगे। तो फेंसिंग रहती है तार, तो बोले कुछ भी करो, तार कूद के जाओ, चोरी करो, पर हमको आम खाना है। दूसरा दोस्त था सेकंड वाला, उसने कहा भाई आम खाना है पर ठीक है, पर भाई हमारे मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने सिखाया कि भाई चोरी करना गलत है, तो हम आम ऐसे नहीं खाएंगे। मैं मान रहा हूँ तेरे को भूख लग रहा, हो सकता है हम आगे किसी से ख़रीद के खा लें, या हम ऐसा करते हैं जो मेन एंट्रेंस से गेट है वहाँ पर चलते हैं, तो जो बगीचा रहता है वहाँ का ओनर होगा, हम उससे बात करेंगे कि भाई हमारे पास पैसे भी नहीं है और हमको भूख लग रही है, हम रास्ते से जा रहे थे, तो हो सकता है वो हमको कुछ आम खाने के लिए दे दे, तो इसमें हमारा काम भी हो जाएगा और भूख भी हमारी मिट जाएगी और हम आम भी खा लेंगे। तो इसने बीच का रास्ता निकाला। और जो सुपर ईगो था उसने इस चीज़ को मना कर दिया वहीं पर कि नहीं भाई चोरी करना हमारे लिए सही नहीं है, ऐसा हमारे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया, हम ये काम नहीं करेंगे। तो उसने वहीं पर इमीडिएट डिसीजन लिया, डिसीजन मेकिंग उसका फास्ट था, वो चीज़ उसके नॉर्म के खिलाफ थी, मतलब उसने कहा भाई चोरी करना गलत है कि, और ये गलत तरीके से आम खाना, हमारे इधर उधर जाके लेके तोड़ के आना, ये चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, तो उसने तुरंत मना कर दिया। पर जो ईगो आता है वो बीच वाला रास्ता निकालता है। तो आया समझ इसमें, ये 3 फ्रेंड के हिसाब से समझो। फर्स्ट वाले ने भी इमीडिएट डिसीजन लिया कि नहीं ये उसके नॉर्म रहते, उसके रूल रहते, वो उस पर चलता है कि भाई ये चीज़ मेरे खिलाफ है तो मैं ये नहीं करूँगा, उसने इमीडिएट डिसीजन ले लिया। एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छा सा, जैसे 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 कि आपको आपके फ्रेंड है, मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप बुरा मान जाओगे ज़्यादा आपका एग्जांपल दूंगा तो। जैसे कि भाई फ्रेंड सर्कल में हम लोग रहते हैं, तो भाई कोई ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, अब उसने मेरे को बोला कि भाई कुछ नहीं होता यार, थोड़ा सा दारू पी के देख, ड्रिंक करके देख, 4-5 लोग हम थे। तो भाई मुझे बचपन से सिखाया कि यार भाई दारू पीना सही नहीं है, सिगरेट पीना सही नहीं है, तो देवाशीष हमको ऐसा नहीं करना है। तो मैंने उसकी इमीडिएट मना कर दिया, भाई मैं आपके साथ हूँ, आपकी फ्रेंडशिप है, अच्छी बात है, पर ये चीज़ मेरे रूल्स के खिलाफ है, मैं इस चीज़ को नहीं लूँगा, ये मेरे पैरामीटर के अंदर नहीं है, तो मैंने मना कर दिया। फिर एक दोस्त और था, उसको बताया गया, वो भी ड्रिंक नहीं करता था, उसको बोला यार थोड़ा सा तो पी के देख, कुछ नहीं होता है। तो उसने किया यार चलो कुछ नहीं यार, बोले चखना ले ले, या क्या बोलते उसको, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले ले। तो उसने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चलो यार थोड़ा सा ले लेते हैं, कुछ नहीं होता 5-10 ml एक कप पीने में, तो उसने वहाँ पे बीच का रास्ता निकाल लिया। तो ये, और एक तो जो पहले से ही आईडी वाला, वो तो ऑलरेडी उसको हैबिट है, तो वो तो ड्रिंक कर ही रहा है, तो ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, आया समझ? ज़्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं बोलता हूँ ना, आया समझ? ठीक, अब थोड़ा बुक के हिसाब से भी देख लेते हैं हम। बीच वाला जो ईगो है थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी कर लेता है कि भाई अभी नहीं, चलो हम इस चीज़ को बाद में भी ले सकते हैं, जैसे अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि हमको मोबाइल अभी के अभी चाहिए, हम 1 महीने 2 महीने बाद भी ले सकते हैं, अभी हम 2G 4G जो भी मोबाइल है उससे भी हम काम चला सकते हैं। तो ये कंप्रोमाइज़ भी कर लेता है बीच वाला जो ईगो है वो, पर आईडी को उससे कोई मतलब नहीं। और सुपर ईगो तो वो ज़्यादा ही समझदार है, तो वो तुरंत ही बोल देता है कि नहीं पापा ये हमको नहीं चाहिए। आया समझ अभी? ठीक है, याद रहेगा ना अभी एग्जाम्पल? अभी थोड़ा बुक की लैंग्वेज के हिसाब से समझ लेते हैं हम। द ईगो ए डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ईगो हमारा डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट होता है जो कि एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है। और जो हमारा ईगो है वो किसको, हमारी आईडी से जो स्टिमुलाई आती है, मतलब हमको कुछ विचार आ रहा है कि चीज़ करना है, तो जो गलत बिहेवियर आ रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जिसके पास यदि ईगो ज़्यादा होगा, पैसा वाला ईगो नहीं है, अहंकार वाला उसको मत समझना, तो जो सुपर ईगो है
वो जिसके पास ज़्यादा है वो चीज़, तो फिर वो क्या करेगा, वहाँ पर उसको मना कर देगा कि इस चीज़ नहीं है, ज़्यादा समझदार रहेगा तो है ना, तो उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है। आइडियली द ईगो वर्क बाय रीजन वेयर एज द आइडिया इज टोटली अनरीजनेबल। जो ईगो है वो रीजन पे काम करता है। और नोट भी करते चलो, साथ साथ लिखवा देता हूँ चाहूँ तो। वैसे फ़ोटो भेज जाए पर लिख लो। कुछ कुछ पॉइंट नोट कर लो। प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये हटा देते हैं अभी, तो थोड़ा स्पेस बचेगा हमको। आइडिया इद भी बोल सकते हो आप। हाँ, प्रीमिटिव मतलब कि बाय बर्थ से भी जेनेटिकली भी ये बिहेवियर ऐसा हो सकता है, या बर्थ लेने के बाद 2 से 3 साल के बीच भी ये कंपोनेंट डेवलप हो सकता है। प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। या तो ये बाय बर्थ से भी हो सकता है, या बीच में भी 2-3 साल की अर्ली एज में भी डेवलप हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम समझ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट। कंसिस्ट किससे हुआ होता है? कंसिस्ट मतलब कि किससे मिलकर के बना है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जैसे कि इंक्लूडिंग हो गया हमारा लाइफ इंस्टिंक्ट, और लाइफ इंस्टिंक्ट को यहाँ पर नाम दिया एरोस, ग्रीक भाषा में एरोस। और डेथ इंस्टिंक्ट, इसको थैनेटोस। ठीक है। लाइफ इंस्टिंक्ट मतलब वो अपनी लाइफ के दौरान जो भी चीज़ें सीखता है ना, पहले से जेनेटिकली सीखता है। या डेथ इंस्टिंक्ट मतलब उसको सुसाइडल थॉट्स वगैरह आना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। फिर नेक्स्ट है द आईडी इज इम्पल्सिव अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ अवर साइकी। आईडी का इम्पल्सिव है और अनकॉन्शियस पार्ट है। इम्पल्सिव, इसके आगे अनकॉन्शियस एंड इम्पल्सिव पार्ट ऑफ साइकी। इसको क्या चाहिए? डायरेक्टली और इमीडिएटली ये रिस्पॉन्स करता है। द डिमांड इमीडिएट सेटिस्फेक्शन, कुछ मतलब ये पॉइंट में लिख के चलो तो याद रहेगा। डिमांड इमीडिएट सेटिस्फेक्शन, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए। व्हेन दिस हैपन
बी एक्सपीरियंस प्लेजर, जब ये हमको मिल जाता है तो हम क्या, प्लेजर, एक खुशी हमको हो जाती है। व्हेन दिस हैपन, बी एक्सपीरियंस प्लेजर। खुशी, खुश हो जाते हैं, हमको वो चीज़ मिल जाती थी, हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, सेटिस्फेक्शन होता है एक। ठीक, इतना भी याद रखोगे इसमें तो चलेगा। यदि नहीं मिलती है तो फिर अनप्लेजर हो जाते हैं हम, सैड हो जाते हैं, दुखी कि यार ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली, ये तो मुझे मिलना चाहिए था, है ना। तो यदि मिल जाता है तो हैप्पी होते हैं, व्हेन नॉट हैपन या नॉट, इधर वो कर लो, तो अनप्लेजर होता है हमको। ठीक है। व्हेन इट इज़ डिनाइड, बी एक्सपीरियंस अनप्लेजर और पेन। डिनाइड, यदि वो चीज़ नहीं मिली, हमको मना कर दिया, हमको कि भाई नहीं देना है, डिनाइड कर दिया, डिनाइड किया मतलब मना कर देना, नहीं मिलना, तो फिर हैपन, बी एक्सपीरियंस अनप्लेजर और पेन, बी एक्सपीरियंस अनप्लेजर और पेन। ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखो, एग्जाम में इतने भी लिख करके आओगे, पूरा रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैन उसके अंदर बोलना क्या चाह रहा है वो उतना याद रखो। मेरा जो ट्रिक था पढ़ने का वो ऐसे ही था, है ना। तो मेन पॉइंट उठाओ, उसमें से अंडर स्कोर करो, चाहो तो टिक मार्क करके दे दूंगा। ऐसी बुक पे इतना ज़्यादा टिक हो गए तुमको समझ नहीं आएगा, कोई न्यू बुक पे करके देता हूँ मैं, बुक को अंडरलाइन कर करके टिक करके, उसको पेंसिल ही पेंसिल दिख रहा है। हाँ, इसके बाद इसमें नेक्स्ट और ऐड करो, द आईडी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रियलिटी और लॉजिक। लिख लोगे क्या, ये लिख के देना पड़ेगा। द लिखो, दिया द आईडी इज़ नॉट अफेक्टेड, स्पेलिंग नहीं आएगा तो पूछ लो, बाय रियलिटी और लॉजिक, नॉट अफेक्टेड बाय रियलिटी, लॉजिक और एवरीडे वर्ल्ड। द आईडी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रियलिटी, लॉजिक और वर्ल्ड, एवरीडे वर्ल्ड, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। कहीं भूकंप आ रहा है, कोरोना आ रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको तो बस चाहिए तो चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एवरीडे वर्ल्ड, वर्ल्ड कप होता है ना। हाँ, इट ऑपरेट ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, टाइम क्या हो गया। इट ऑपरेट ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, ये किस पर काम करती है, प्लेजर के प्रिंसिपल पर, मतलब कि खुशी के लिए, उसके प्लेजर के लिए, इंस्टेंट कि भाई ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, जॉय के लिए। प्रिंसिपल्स, एक डिसफुल इम्पल्स होता है, एक इच्छा होती है कि भाई ये चीज़ चाहिए, है ना, तो वो मिल भी जाती है कई बार, नहीं तो नहीं भी मिलती, मोस्ट ऑफ द केस में तो नहीं मिलती है, एक विश होती है, हमारी इच्छा होती है। ठीक है, जैसे कि भाई मेरी विश है एग्जाम्पल कि भाई मुझे कैटरीना कैफ से शादी करना है, तो वो एक विश ही है, वो चीज़ हो नहीं सकती है ना, एग्जाम्पल दिया है, तो वो चीज़ हमारी विश ही रह जाएगी हमेशा। हाँ, क्रश जरूर हो सकती है, चलो भाई ये क्रश है, पर वो चीज़ कहीं टेक्निकल तौर पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। तो ये एक विश है, अब मैं बोलूँ कि नहीं मुझे अभी के अभी होना है, तो ये हो गई मेरी एक आईडी के अंदर आ गया, है ना, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी तो मुझे दुखी होगा, मिल गई तो प्लेजर हो जाएगा। ठीक है। फिर ईगो का
घर जाना है क्या? हाँ, थोड़ा सा और रह गया है ईगो का। ठीक है, जाओ फिर, जिसका ट्रेन है। लेक्चर देख लेना, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ईगो है। द ईगो डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट। फर्स्ट लिखो, द ईगो इज द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट। द ईगो इज द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट। एक फर्स्ट लाइन में ये लिखो एक डेफिनेशन में, उसके बाद नेक्स्ट इसमें ऐड करना आइडियली द ईगो वर्क बाय रीजन। ठीक है, आइडियली मतलब 100% भी नहीं कह सकते हम इसको। आइडियली डबल एल आएगा क्या? आइडियली द ईगो वर्क बाय रीजन। मतलब ये रीजन पर वर्क करता है, तर्कशील होता है कि भाई ये चीज़ हमारे लिए काम की है या नहीं है, कि नहीं भी है तो भी वो चीज़ हमको चाहिए ही, है ना। तो काम की नहीं है तो उस चीज़ को हम डिनाई कर सकते हैं। इंग्लिश भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, समझ के पढ़ो तो आ जाता है समझ। बस थोड़ा सा सेंटेंस वगैरह सीख लो, सेंटेंस बनाना और टेंस, इतना बाकी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है ज़्यादा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हो गया इतना लिख के? क्या हुआ? क्या देख रहे थे हम? ईगो ना, ठीक। आइडियली वर्क बाय रीजन बेयर एस, इसकी जगह मतलब बेयर एस द आईडी इज टोटली अनरीजनेबल। बेयर का स्पेलिंग में ये एस लगा लो। बेयर एस द आईडी इसका अपोजिट है, इट इज टोटली अनरीजनेबल। टोटली अनरीजनेबल स्पेलिंग। वो आएगा इधर अनरीजनेबल, इसमें रीजन पे काम करती है, अनरीजन पर अपोजिट है इसका। आईडी हमको किस में देखने को मिलता है? चाइल्ड में देखने को मिलता है, वो एज उसका लिख लेना तो आपको बच्चे को उससे याद रहेगा। आईडी तो नहीं है किसी के अंदर कि अभी भी बच्चे ही हो? नहीं है ना, ईगो सुपर ईगो जरूर होगा। आईडी तो नहीं लग रहा है। सही, सब स्टूडेंट अच्छे हो सच में, अपने लिए तालियां बजाओ सब। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, सब अच्छे हो, तालियां बजाओ अपने लिए। तालियां भी इतना कंजूसी से अच्छे से बजाओ भाई। तुम्हारे बैच के सच में सब स्टूडेंट अच्छे हैं, मतलब मेरा साइकोलॉजी अच्छा है तो मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ कौन पर्सन कैसा है। तो मैं फर्स्ट दिन ही आया था तो मैंने देखा सब बच्चे अच्छे हैं ऑलमोस्ट। दोनों बैच से कंपैरिजन करें तो अच्छे बच्चे हैं तुम्हारे, सिंसियर हैं सब, है ना। चलो ठीक है, जाओ तो फिर कल देखते हैं बाकी का। हम बाकी समझ तो लिया है हमने। मैडम का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो जाता फिर हमको टाइम कम मिल पाता है बाद में।